वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 की वर्ड प्रॉब्लम्स का रिवीजन करेंगे बेटा। देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने इससे पहली वीडियो में रिवाइज करवाए हैं और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो आप खुद कर सकते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि एक फिक्स पार्ट तो उसको देना ही होगा। शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, कि कितने दिन भोजन किया है उस हिसाब से खाना देना होता है। ये फिक्स भाग जो होता है ये असल में रहने के नाम का होता है। तो एक विद्यार्थी है, जैसे एक ए नाम का विद्यार्थी है जो 20 दिन खाना खाता है, तो उसे 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। और एक बी विद्यार्थी है जो 26 दिन खाना खाता है, तो उसे 1180 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। नियत व्यय यानी कि ये तो फिक्स है, और प्रतिदिन जो डेली का उसने खाने का दिया तो वो ज्ञात करना है। हमें दो कंडीशंस इस तरह से दे दी हैं। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा एक्स और वाई क्या मानना चाहिए, वो ज़्यादातर केसेस में जो लास्ट लाइन होती है उसी से पता चल जाता है कि एक्स वाई को क्या माने। देखिए, नियत व्यय पूछा है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य पूछा है। हम देखते हैं, अगर हमें ये इनको मैं एक्स और वाई मान लूँ तो मैं एक समीकरण ए वाले से बना सकती हूँ और दूसरा बी से बना सकती हूँ। तो लास्ट लाइन से बहुत बड़ा हिंट ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें मिल जाता है। देखिए, जो पूछा है वही मान लेते हैं। माना नियत व्यय, लास्ट लाइन से हमें समझ आ गया था। नियत व्यय यानी फिक्स खर्चा है रुपये एक्स, और माना प्रतिदिन के भोजन का व्यय रुपये वाई। अब देखिए, नियत व्यय तो महीने में एक बार देना है, फिक्स है ये, और प्रतिदिन यानी कि डेली जितना खाना खाएगा उस हिसाब से देना है। तो अब प्रश्नानुसार मैं इसके समीकरण बनाऊंगी। ये देखिए, ध्यान से समझना। ये बात समझ ली तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए, 20 दिन भोजन किया है ए ने, तो 20 दिन में फिक्स तो एक्स रुपये है ही, उसको देना ही पड़ेगा। ये तो फिक्स है, डेली का चेंज नहीं होगा। ये कितने दिन किया कितने दिन, ये फिक्स है। 1 दिन का भोजन का मूल्य वाई रुपये है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना होगा बेटा, सोच के देखिए। अगर 1 दिन के 10 रुपये लगते हैं तो 20 दिन के 20 की 10 से गुना करेंगे तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, यानी मल्टीप्लाई करते हैं हम असल में, तो 20 वाई। ये बात समझने की होती है इनमें कि हम समीकरण को कैसे बनाते हैं, मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं इसको। नियत व्यय और 20 दिन के भोजन, 1 दिन का वाई रुपये था तो 20 दिन का 20 वाई। अब ये टोटल 1000 रुपये है, ये टोटल खर्चा 1000 रुपये। तो ये देखो, एक समीकरण बन गया हमारा, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही जो बी विद्यार्थी है उसको 26 दिन भोजन मिला है और 1180 रुपये पे किए हैं, तो फिक्स तो उसको भी देना ही पड़ेगा, और लेकिन 1 दिन का वाई रुपये है तो 26 दिन के 26 वाई रुपये हुए, बराबर 1180 रुपये। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए, आप ने ये चेंज कर दिए। अब एक्सरसाइज 3.5 के इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको वज्र गुणन विधि से ही हल करना। आपको जो विधि पसंद हो, विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, या वज्र गुणन भी पसंद आई है तो उससे आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण को देखने से पता चल रहा है सबसे इजी इसमें क्या पड़ेगी बेटा, विलोपन विधि इजी पड़ेगी, क्योंकि ना तो मुझे किसी से गुना करना है, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। तो आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 घटाने पर, और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर घटा सकते हैं, एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट निकल आएगी। फिर आप समीकरण 1 में पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या 2 में भी पुट कर सकते हैं। वैसे आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करिए चाहे वज्र गुणन विधि से करिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आप आगे खुद सोल्व कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि आपको समझनी है कैसे होगी, तो ये वाली विधि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समझाई हुई है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसमें सोल्व किया हुआ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक लिए। एक बच्चा है यश, उसके 40 अंक आए हैं। अब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले हैं।
और अशुद्ध उत्तर मिलने पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। सही करता है बच्चा तो 3 अंक मिलते हैं, गलत करता है तो 1 अंक कट जाता है। अगर उसे सही आंसर करने पर 4 अंक मिलते और गलत आंसर करने पर 2 अंक काट लेते तो उसके 50 अंक आते। तो बताओ टेस्ट में कितने परसेंट थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है टेस्ट में कितने परसेंट थे। टेस्ट में मान लो मैं कुछ भी x मान लूँ तो फिर y किसको मानूँ मैं, और खाली इससे मैं समीकरण नहीं बना सकती कि अशुद्ध कितने थे शुद्ध कितने थे, मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं मानूंगी माना, ये सोच के करना होता बेटा। माना यश ने सही उत्तर दिए बराबर x और माना यश ने गलत उत्तर दिए बराबर y। इन क्वेश्चंस में आधा काम तो हमारा जब समीकरण बना लेते हैं तभी हो जाता है, बाद में तो छोटा सा काम होता है। देखिए सही उत्तर पे उसको कितने अंक मिलेंगे, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। 3 अंक मिलते हैं, एक सही उत्तर करेगा तो 3 अंक मिलेंगे। अगर x सही उत्तर करेगा तो 3x अंक मिल जाएंगे, 3 से गुना कर देंगे उसकी। ठीक है, ये सोचने की बात है, आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे हुआ। मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन के 3 अंक मिल रहे हैं, मैं 5 क्वेश्चन ठीक कर दूंगी तो 3 5 15 अंक मिल जाएंगे मुझे। असल में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ऐसे ही 3x है। और अगर वो एक सवाल गलत करता है तो 1 अंक काटते हैं, तो y सवाल गलत कर देगा तो y अंक काट लेंगे टोटल। ये घटाएंगे हम क्योंकि काटे गए अंक, तो टोटल अंक होंगे 40। एक कंडीशन हमारी ये आ गई है। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर उसको 4 अंक मिलते, यानी कि x सही किए हैं तो 4x, और गलत के नाम के 2 काटते, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होता तो 2 अंक, तो y क्वेश्चन गलत हुए तो 2y, तो उसके 50 अंक आते। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इनको भी आपकी मर्जी है, चाहे तो किसी भी मेथड से करें, उसको आप आगे खुद सोल्व करें। ठीक है, अगला देखिए बेटा। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। थोड़ा फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये राजमार्ग है, A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है और यहाँ पर एक कार है। A और B बिंदु पर एक ही समय में चलना शुरू करती हैं। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से चलें, एक ही दिशा में चलें, मान लीजिए यहाँ से ये इस डायरेक्शन में चल रही है और A से भी इस डायरेक्शन में चली, एक ही दिशा में इधर चल रही है मान लीजिए, तो 5 घंटे बाद वो मिल जाएंगी। कहीं भी रोड पर आगे जाके वो 5 घंटे बाद मिलेंगी। यदि वे एक दूसरे की तरफ चलें, यानी कि ये कार इस साइड चले और B कार इस साइड चले, तो 1 घंटे में मिलती हैं। 1 घंटे बाद ये मिल जाएंगी। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने जैसे बताया था लास्ट लाइन से कुछ हिंट मिल जाता है कि हमें क्या मानना चाहिए। तो सॉल्यूशन होगा, माना पहली कार की चाल, ये पहली कार मान लीजिए A बिंदु से चलती है, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना दूसरी कार की चाल, माना दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसको, हमने इसके समीकरण बनाने हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये आपने फॉर्मूला जरूर सुना होगा, साइंस में हम पढ़ते थे। तो देखिए 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद ये मिल जाती हैं, यानी कि A वाली जो कार है वो 5 घंटे बाद B वाली कार की बजाय 100 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होगी, क्योंकि तभी तो वो मिले। B कार जितनी दूरी चलेगी, A कार उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी चल चुकी होगी। A कार कितनी दूरी तय करेगी बेटा, पहले ये देखते हैं A कार कितनी दूरी करेगी। A कार की चाल है
x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी और समय है 5 घंटे। 5 घंटे की बात कर रहे हैं हम। तो चाल 5 है, चाल x है और समय 5 है, तो 5x उसने दूरी तय की। 5x ए कार ने दूरी तय की, और बी कार ने दूरी तय की है 5y, क्योंकि चाल y है। और इस ए वाली कार ने बी वाली कार की बजाय इसको अगर मैं दूरी को माइनस करूं तो वो 100 आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 100 किलोमीटर वो उससे ज़्यादा चली है। ठीक है, एक समीकरण हमारा ये आ गया। दूसरा समीकरण क्या आएगा? अगर वो एक दूसरे की तरफ चलें तो ये 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो यानी कि 1 घंटे में दोनों मिला करके 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती, तभी तो वो मिली। 100 किलोमीटर तय कर लिया दोनों ने मिला के। पहली 1 घंटे में ये कितनी दूरी जाएगी? x किलोमीटर ही जाएगी, क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। दूसरी वाली y किलोमीटर जाएगी, और दोनों दूरियों को अब की बार जोड़ना है। दोनों कुल मिलाकर 100 किलोमीटर जा चुकी होंगी। तो ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को आप किसी भी मेथड से हल कीजिए, आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई को 5 कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, तो जो टोटल क्षेत्रफल पहले था उससे 9 कम हो जाता है। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई उनसे हमसे पूछी गई है। विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो माना आयत की लंबाई x इकाई और आयत की चौड़ाई y इकाई। तो बेटा क्षेत्रफल बता सकते हैं आप। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी x इंटू वाई, वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्नानुसार देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैथ की भाषा में कन्वर्ट करना है। यदि हम आयत की लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, अभी x है, x में से 5 कम करना है, x माइनस 5 कम कर दिया, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, यानी कि y को बढ़ा दिया है 3 इकाई, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो बेटा अगर ये विमाएँ हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी गुना और इसकी गुना, ये क्षेत्रफल हुआ। ये क्षेत्रफल कहता है कि पहले वाले क्षेत्रफल की बजाय 9 कम हो जाएगा। ये समीकरण आया है हमारा। समझ रहे हैं इस बात को कि 5 इकाई ये घटा दिया, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल हमारा ये बना, और ये क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो ये हमारा समीकरण आ गया। अब देखिए ये नॉर्मल समीकरण की तरह तो नहीं, सिंपल तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ तो एक्स वाई की गुना है और यहाँ पर भी गुना है। हमारे तो सिंपल समीकरण इस टाइप से आते हैं। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, x की गुना y से और 3 से करते हैं। x की गुना y से करी तो एक्स वाई, फिर x की गुना 3 से करी तो जमा है तो जमा का 3x, फिर -5 की गुना y से -5y, और -5 की गुना +3 से प्लस माइनस की गुना माइनस हो गई, यानी -15। पहले वाले की गुना इन दोनों से, फिर बाद वाले की गुना इन दोनों से, बराबर xy -9। सबको एक बार इधर ले आएंगे। xy जमा 3x -5y -15, इधर लाए तो -xy, इसको इधर लाए तो +9 बराबर 0। xy से xy कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का था। अब देखिए 3x -5y, 3x -5y और -15 और +9, यानी कि -6 बराबर 0। यहाँ से ये समीकरण आया 3x -5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब तो ये सिंपल समीकरण आ गया है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन से करेंगे। क्या होगी दूसरी कंडीशन? 3 लंबाई को बढ़ा देंगे और 2 चौड़ाई को बढ़ा देंगे। देखिए लंबाई को हमने 3 बढ़ाया और चौड़ाई को भी हमने 2 बढ़ा दिया, तो वो क्षेत्रफल
पहले क्षेत्रफल ये था, उसमें 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाती है। ये हमारी दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है ये हमारी। तो इसको गुना करते हैं। देखिए वैसे ही x की गुना y से xy, x की गुना 2 से 2x हो गई दोनों की। अब 3 की जमा 3y और 3 की 2 से जमा में 6 बराबर xy जमा 67। एक बार सबको इधर ले आएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि किसको इधर ले जाना है किसको उधर। बाद में कांस्टेंट टर्म को पीछे की साइड हम ले जाएंगे। ये दोनों माइनस हो गए, ये कैंसिल हो चुका है। 2x जमा 3y प्लस 6 माइनस 67 यानी माइनस 61 बराबर 0। 2x प्लस 3y, ये कांस्टेंट टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं, बराबर 61। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। आप चाहें किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं इसको, वज्र गुणन विधि से, कैसे भी। और आप इसको सोल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ठीक है बेटा।